कल्याण फाउंडेशन और ग्राम निर्माण समाज द्वारा आयोजित प्राकृतिक कृषि संवाद में उपस्थित माननीय डॉक्टर पंकज कुमार शुक्ल जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारियां और विशेष परियोजनाएं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, माननीय डॉक्टर अरुण दवे जी, मैनेजिंग ट्रस्टी लोक भारती सणोसरा एवं त्रिवेणी एजुकेशन ट्रस्ट, माननीय श्री दादू भाई भम्मर जी, अध्यक्ष बंधुत्व किसान उत्पादक संगठन, हमारे बीच में उपस्थित विधायक महोदय, डीएम महोदय, एसपी महोदय, डीडीओ एवं प्रशासन के अन्य सभी अधिकारीगण, माननीय महात्मा प्रफुल्ल भाई सेंजलिया जी, प्राकृतिक कृषि अभियान के राज्य संयोजक, पंकज भाई वल्लभ भाई पटेल, मास्टर ट्रेनर मालावा, यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय बंधुओं, माताओं, बहनों, एक ग्रामीण पृष्ठभूमि में बैठा हूँ। मैं खुद खेडूत पुत्र हूँ। गामड़ा में मेरा जन्म हुआ और आप जैसों के बीच में आकर मैं ऐसा महसूस करता हूँ जैसे अपनों के बीच में आ गया हूँ। और मैं ये भी अनुभव कर रहा हूँ, आप लंबे समय से इस भीषण गर्मी में बैठे हैं। आप सबका बिना पैसे के स्टीम बाथ उपचार हो रहा है। प्राकृतिक चिकित्सा का मैं डॉक्टर हूँ और उसमें हम लोगों को स्टीम बाथ में बिठाकर पसीना निकालकर बीमारियां दूर करते हैं। लेकिन आज शुक्ल जी ने बिना पैसे आप सब का स्टीम बाथ की व्यवस्था बना दी, तो इनका धन्यवाद करना चाहिए। तो मेरी बहनों और भाइयों, हम सब धरती पुत्र हैं, खेडूत के बेटे और बेटियां हैं। ये गर्मी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अपितु ये हमारे शरीर की बीमारियों को पसीने के द्वारा निकालने का काम करती है। तो इसमें बेचैन होने की जरूरत नहीं। इधर वाले जो लोग बैठे हैं वो बहुत शांति से बैठे हैं और हमारी माताएं बहनें सब हाथ से कागज हिला रही हैं। इसको थोड़ी देर बहनों, पसीना मुझे भी अंदर खूब आ रहा है और मैं इसका पूरा आनंद लेता हूँ। जब ये पसीना पूरा आ जाएगा और आपके कपड़े भी भीग जाएंगे और ये पंखे की हवा आकर के अपने आप कूलर बन जाएगा, बिल्कुल दुखी होने की जरूरत नहीं। अब मैं अपनी बात आपके बीच में करूं, थोड़ी सी दिक्कत तो आपको रहेगी क्योंकि गुजराती मैं नहीं बोल पाता, समझ लेता हूं। आप भी हिंदी समझ लेते हो कि नहीं? धन्यवाद, बहुत अच्छा। और मैं बड़ा सरल बोलूँगा, सहज बोलूँगा, जो आप सबकी समझ में आए। आप वो लोग हाथ खड़े करेंगे जो खेती बाड़ी करते हैं। वाह, आपके लिए भाई खुद तालियां बजाओ, बहुत अच्छा। मैं त्रिवेणी फाउंडेशन को बधाई देता हूं कि जो इस गामड़ा के बीच में आकर आप लोगों के बीच में किसानों की भलाई के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम चला रहे हैं। और जो डॉक्टर पंकज कुमार जी शुक्ल ने
अपनी फाउंडेशन की गतिविधियों की जानकारी दी। निस्संदेह वो बधाई के पात्र हैं कि जो जल बचाने का भी काम करते हैं, पर्यावरण बचाने का भी काम करते हैं, धरती माता को भी बचाने का काम करते हैं, गाय माता को भी बचा रहे हैं और लोगों का स्वास्थ्य भी बचाने के लिए प्राकृतिक खेती के मिशन को भी आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों और बहनों, बहुत बड़ी संख्या में आप खेडूत आज आए हैं। मैं भी आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आपसे एक नम्र निवेदन करता हूं कि गर्मी तो खूब है, लेकिन ऐसे कार्यक्रम कभी कभी होते हैं और मैं मानता हूं शायद आपके इस गामड़ा में जब से गुजरात बना है कोई गवर्नर आपके बीच में नहीं आया होगा। तो मैं भी गवर्नर कम हूं और खेडूत ज्यादा हूं और इस पर मैं गर्व महसूस करता हूं। मैं हाथ से हल चलाता रहा हूं, फावड़ा मैंने खूब चलाया है। आज भी मैं अपने कुरुक्षेत्र के गुरुकुल हरियाणा में, जिसकी चर्चा अभी खेमजी भाई ने की, वो खुद अपने साथियों के साथ वहां गए हैं। आप में भी शायद कुछ खेडूत वहां गए होंगे। तो वहां मैं 200 एकड़ में प्राकृतिक खेती करता हूं। आप सब खेडूत जो इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आप सब प्राकृतिक खेती से जुड़िए। आप इसलिए प्राकृतिक खेती नहीं करना चाहते, आपको ये डर है, भय है कि हम यूरिया डीएपी खेत में नहीं डालेंगे, रासायनिक खेती छोड़ देंगे तो हमारा उत्पादन कम हो जाएगा। हाँ या ना? भाई मेरी क्लास में बोलना है। मैं सारी जिंदगी बच्चे पढ़ाता रहा हूं, तो आज मेरी क्लास में आप बैठे हैं और इसका नाम संवाद है, भाषण नहीं है। मैं बातचीत आपके साथ करूंगा ताकि एक एक बात आपके मन और दिल में जाकर के बैठे। आप प्राकृतिक खेती इसलिए नहीं करते, आपको ऐसा महसूस होता, डर लगता है कि हम यूरिया डीएपी कीटनाशक छोड़ देंगे तो हमारी पैदावार घट जाएगी। ऐसा सोचते हो कि नहीं? ऐसा सोचते हो ना? हाँ, ऐसे बोलो आप, मेरे को भी पता लगेगा मेरी बात सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। अब इसका उत्तर मैं आपको देता हूं। भाइयों और बहनों, मैं खुद अपने 200 एकड़ खेत में 25 वर्षों तक रासायनिक खेती करता रहा, जैसे आप करते हैं, वही यूरिया डीएपी जंतुनाशक दवाइयां। लेकिन एक दिन एक घटना घटी। हमारे खेत का एक कर्मचारी किसी जंतुनाशक दवाई का स्प्रे कर रहा था और स्प्रे करते हुए खेत में गिर पड़ा और बेहोश हो गया। तो वहां दूसरा कर्मचारी दौड़ा आया, उसने सारी घटना बताई तो हम उसको उठा के लाए, अस्पताल ले गए। 3 दिन इलाज चला, बच तो गया, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई। मेरे पास मेरे गुरुकुल में 1500 बच्चे पढ़ते हैं और वो आवासीय हैं, 19 प्रांतों के बच्चे हैं। उनको मैं अपने खेत का ही भोजन साग भाजी खिलाता हूं। मेरे दिमाग में एक बात आई कि इस मजदूर कर्मचारी ने जो दवाई छिड़काव कर रहा था, उसने दवाई को न तो खाया ना पिया, केवल छिड़काव करने की गंध से मर गया। और मैं तो इन छोटे छोटे बच्चों को जो भोजन खिला रहा हूं,
उसमें दवाई जहर डाल करके खिला रहा हूँ, साग भाजी में डालता हूँ, वहाँ शेरडी है, गेहूँ है, धान है, सब में जहर डालता हूँ। तो उस दिन मैंने निर्णय लिया, मैं देश के भावी पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए पाप नहीं करूँगा, और मैंने रासायनिक खेती छोड़ दी। मैंने सजीव खेती, जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर दी। जब मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग, सजीव खेती एकदम रासायनिक से बदली, तो पहले साल मेरे कुछ हाथ नहीं लगा, सब कीट पतंग खा गए। अगले साल फिर मैंने नहीं छोड़ा, 50% मेरे को बचा। तीसरे साल फिर मैंने किया, 80% के लगभग मेरी बचत हुई। लेकिन न तो मेरा खर्चा कम हुआ, ना मेरी मेहनत कम हुई। अब मेरे दिमाग में आया कि जो खेती पहले 3 साल तक पूरी पैदावार नहीं देगी, तो एक 2-4 एकड़ का खेडूत उसे कैसे स्वीकार करेगा, कैसे सहन करेगा। ये खेती सफल नहीं है। और इसके बहुत कारण मैंने ढूंढे। अब समय कम है, नहीं तो मैं विस्तार से उसको बताता। मैंने इस बीच में निर्णय लिया कि ये जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सजीव कृषि, ये पूरा उत्पादन पहले ही साल नहीं दे पाएगी, तो ये लोगों में लोकप्रिय नहीं होगी। और आप जानते होंगे, पिछले 30-40 वर्षों से भारत की केंद्र सरकार, प्रदेश सरकारें जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए काम करती रही, लेकिन वो मॉडल नहीं बन पाए, लोकप्रिय नहीं हो पाई। तो इस बीच में प्राकृतिक खेती से मेरा परिचय हुआ, तो मैंने प्राकृतिक खेती शुरू की 5 एकड़ में। पहले ही साल मेरे को 80% लाभ हुआ। 20% जो नुकसान रहा वो मेरी अपनी गलतियों से रहा, क्योंकि मैंने प्राकृतिक खेती को सही ढंग से नहीं किया, होते वो ठीक नहीं किया। और जीवामृत पे मैंने जोर डाल दिया, घन जीवामृत को भी ध्यान नहीं किया। आच्छादन, एक समय बहुत फसलें पैदा करना, ये सारी बातें मैंने पहले साल पूरी नहीं की थी, तो 80% मेरे को लाभ हुआ। लेकिन अगले साल मैंने प्राकृतिक खेती के सारे नियम ईमानदारी से पालन किया। मेरी 100% पैदावार पूरी हुई। जितना मैं रासायनिक में करता था, उतनी ही पैदावार मेरी प्राकृतिक खेती से होगी। अब मेरा उत्साह बढ़ा, तो मैंने अगले साल 20 एकड़ में एकदम खेती की। 20 एकड़ में मेरे को पूर्ण सफलता मिली, पूरी पैदावार हुई। अगले साल मैंने सीधी 100 एकड़ में खेती की, और 100 एकड़ में मेरी जो पहले 2 साल की खेती थी, वो रासायनिक खेती से भी ज़्यादा पैदावार हो गई। तो अगले साल मैंने अपने पूरे 200 एकड़ में प्राकृतिक खेती की। आज मेरा 200 एकड़ खेती का प्राकृतिक फार्म है। सौभाग्य से पिछले महीने हमारे आदरणीय डीडीओ साहब हम बीच में बैठे हैं, डीएम महोदय बैठे हैं। पूरे गुजरात के जितने भी डीएम महोदय हैं, डीडीओ महोदय हैं, चीफ सेक्रेटरी गुजरात के नेतृत्व में मेरा फार्म देखने आप गए हैं। मैंने खुद फार्म के बीच में घुमा करके इनको फार्म दिखाया। अभी मेरा जो धान को क्या बोलते हैं, जो चावल की खेती थी, अभी वो आजकल हार्वेस्टिंग हो रही है मेरी चावल की खेती की, वो कट रही है। डीएम महोदय जो आप देख के आए थे ना,
अब उसकी हार्वेस्टिंग आजकल, और मेरे को प्रतिदिन सायंकाल फोन आता है, आज उन्होंने 15 एकड़ काटे हैं, आज 12 एकड़ काटे हैं, और 1 एकड़ में कितनी पैदावार हुई प्रतिदिन तौल करके मेरे को सूचना देते हैं। आपको आश्चर्य होगा, कभी कल्पना मैंने भी नहीं की थी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए अब पिछले वर्ष मेरे खेत में धान पैदा हुआ था 32 क्विंटल प्रति एकड़, 32 क्विंटल पर एकड़ एवरेज पिछले वर्ष, और इस वर्ष हुआ है 38 क्विंटल प्रति एकड़। समझ में आई बात? अब पैदावार बढ़ी है घटी है? बोलो भाई खेडूत भाइयों, बढ़ी है कि नहीं? और जो रासायनिक खेती करते हैं उनकी पैदावार इस साल हुई है 30 क्विंटल प्रति एकड़, और उनका 1 एकड़ में खर्चा जो आया है यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक दवाई और लेबर का, वो आया है 14 से 15 हजार रुपये प्रति एकड़, और मेरा खर्चा आया है 2000 रुपये प्रति एकड़, क्योंकि मैंने कोई दवाई तो डाली नहीं, कोई यूरिया डीएपी डाला नहीं, केवल मैंने उसमें जीवामृत का जो स्प्रे करवाया मजदूर से, कर्मचारी से, उसकी लेबर मैंने 2000 रुपये प्रति एकड़ दिए। तो रासायनिक खेती करने वाले जितने भाई बहन यहां पर बैठे हैं उनको मैं ये आंकड़े दे रहा हूं। और जिस शेरड़ी की बात खेमजी भाई ने मेरे को अभी आपके बीच में रखी, अभी तो हमारा शेरड़ी छोटा था जब ये लोग गए हैं, लेकिन पिछले वर्ष हमारा शेरड़ी 18 फीट ऊंचा था, 18 फीट का गन्ना था हमारा, और उसी ऊंचाई की ओर अब तेजी से वो बढ़ रहा है, इससे कम होने का सवाल ही नहीं है। तो हमारी साग भाजी, हमारे सब तरह की खेती, हमारी जो धरती है वो चलाना जी मेरा वीडियो खेत का, वो मेरा जो खेत का। अभी आपकी जानकारी में, अभी 1.5 महीना पहले भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और 4 गवर्नर मेरा खेत देखने गए, तो उनसे पहले मैं अपना खेत में गया एक दिन, तो उस दिन बारिश बहुत हुई थी, बहुत वर्षा हुई। किसान भाइयों, अब देखना इसको, आप वीडियो देखना। आज मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक कृषि फार्म पर पहुंचा। आप सब जानते हैं कि पिछले 10-11 जुलाई में उत्तर भारत में भारी बारिश हुई है, और कुरुक्षेत्र में भी ये वर्षा पर्याप्त मात्रा में हुई, जिसके परिणाम स्वरूप सभी लोगों के खेत लबालब पानी से भर गए। ऐसी स्थिति में गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक खेती के अंदर जो केचुआ है, अर्थवर्म है, ये देखिए आप, वो एकदम धरती से बाहर निकला। हड़सिया देखो आप, और जो रास्ते हमने चलने के लिए खेतों के बीच में बनाए हैं, उनके बीच में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में केचुए, हड़सिया रेंग रहे हैं, चल रहे हैं। देखो आप, ये मेरे खेत का है, और हमारे एक एकड़ में 8-10 लाख तक केचुआ काम करते हैं, और ये भूमि में 8-10 फुट तक यूं सीधा छेद बनाते हैं, दूसरे छेद से ऊपर आते हैं, इससे जाते हैं और इससे आते हैं। इसका परिणाम क्या है कि धरती के अंदर जितना भी ये पानी वर्षा का है, ये देखो धरती में पानी जा रहा है, के द्वारा ये धरती माँ के पेट में जा रहा है। ये जो दूसरा आप ये बुलबुले देख रहे हैं, इसमें पानी में बुलबुले उठ रहे हैं।
ये सारा का सारा पानी केंचुओं के द्वारा बनाए गए खेतों में छिद्रों में प्रवेश कर रहा है। अब इसको बंद कर दो जी, और बंद कर दो। हाँ, खेडूत भाइयों और बहनों, ईमानदारी से बताओ, जो ये रासायनिक खेती आप करते हैं, आपके किसी भी खेत में इतना हड़सिया है? बोलो, नहीं है ना? अब आप समझो मेरी बात को, थोड़ी गर्मी तो लगेगी लेकिन मजा बहुत आएगा बात सुनने में। ध्यान करो, इस धरती माता को यूरिया की जरूरत नहीं है, डीएपी की जरूरत नहीं है, बाहर के किसी भी खाद की जरूरत नहीं है। धरती माता को आवश्यकता जरूरत है केवल और केवल सूक्ष्म जीवाणुओं की, बैक्टीरिया की और हड़सिया की, मित्र जीव की जरूरत है। अब आपने मेरे पीछे बोलना है, चुप नहीं बैठना। आप सब कभी जंगल में गए हैं? बहुत अच्छा। अच्छा, जंगल में कितने तरह के पेड़ हैं, कितने तरह की वनस्पतियां हैं। आपने कभी जंगल में किसी को यूरिया डालते देखा है? डीएपी डालते देखा है? जंतुनाशक दवाई डालते देखा है? और होता क्या है, जब जंगल के पेड़ पर फल लगने का समय आता तो फलों से लद जाता है। और जंगल में जितने भी पेड़ हैं, आप किसी भी पेड़ के पत्ते को तोड़ो और उसको लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में लेके जाओ, उस पत्ते में एक भी तत्व की कमी नहीं मिलेगी। सारों में फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, सब कुछ परमात्मा ने दिया, प्रकृति ने। आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं, जब प्रकृति परमात्मा जंगल के पौधों में सारी जरूरतें पूरी करता है, तो क्या वो मेरे आपके खेत में पूर्ति नहीं करेगा? उसके यहां कोई पार्टीबाजी थोड़ा ही है, वो तो सबका पिता है और ये धरती उसकी रचना है, तो इसमें सारी जरूरतें वो पूरी करता है। आप इस बात को ध्यान से समझ लो। प्राकृतिक खेती क्या है? इसमें कोई बाहर से, बाजार से आपने खरीद के कुछ नहीं डालना है। आपने अपने घर में, आपके किसान ही शेरडी गन्ना पैदा करता है, वही गुड़ बनाता है, वही दाल पैदा करता है, पलसीज, उसी से बेसन बनता है। गाय आपके घर में, और कुछ लेना ही नहीं है, और कुछ भी नहीं लेना प्राकृतिक खेती में। और इसमें हम खाद नहीं बनाते, दो तरह के कल्चर बनाते, मेलवन बनाते, मेलवन। और खेडूत भाइयों ध्यान करो, इस समय मेरे पास 12 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, कृषि वैज्ञानिक, जो देश के अलग अलग भागों में, यूनिवर्सिटीज में कोई वाइस चांसलर है, कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, कोई माइक्रोबायोलॉजी का, कोई किसी का है। उनमें सबको हमने काम पे लगाया, उन्होंने रिसर्च किया, और इस भारतीय नस्ल की जितनी भी गाय हैं, हॉस्टन फ्रीजन जर्सी को छोड़ के, इनमें वो गुणवत्ता नहीं पाई। हमारी भारतीय नस्ल की देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज्यादा सूक्ष्म बैक्टीरिया, जीवाणु हैं। देसी गाय के गोबर में 300 करोड़ से भी ज्यादा। और हम क्या करते हैं, हम जीवामृत कैसे बनाते हैं? 200 लीटर का एक खाली ड्रम लेते हैं, उसको छाए में लगते हैं, उसको पानी से भर लेते हैं लगभग 80 लीटर, और देसी गौ माता 24 घंटे में 8 से 10 किलो गोबर देती है, 8 से 10 किलो गौमूत्र देती है। आप ये 8 से 10 किलो गोबर गौमूत्र जो एक रात और दिन का है, वो ड्रम में छोड़ दो,
और 1.5 से 2 किलो गुड़, 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन, और अपने किसी बड़े पेड़ के नीचे की 1 पाव भर मिट्टी उसमें डाल दो, और लकड़ी का डंडा लेकर घड़ी की सुई की तरह 5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम, कुल 4 दिन घोलना है। 5वें दिन 1 एकड़ का खाद तैयार है, 1 एकड़ का। समझ में आई बात? इससे कम समय में इतना प्रभावी 1 एकड़ का खाद हो नहीं सकता। अब इसमें साइंस क्या, विज्ञान क्या, इसको समझो। अब बोलना है आपने। गौ माता के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु हैं, तो 10 किलो गोबर में कितने होंगे? कोई लाला जी बैठे यहां पे, कोई गिनती करने वाला? 30 लाख करोड़ सूक्ष्म जीवाणु होंगे उसमें, और उन 30 लाख करोड़ सूक्ष्म जीवाणु को खाने के लिए आपने दाल का बेसन दे दिया। दाल का बेसन मतलब प्रोटीन दे दिया, तो वो सूक्ष्म जीवाणु बलवान होंगे, स्वस्थ बनेंगे। और फिर उसमें जो गुड़ डाला है, गुड़ उनको मल्टीप्लाई करेगा, उनकी संख्या बढ़ाएगा। और मिट्टी जो उसमें 1 मुट्ठी है, उसमें भी सूक्ष्म जीवाणु मिलकर के मेलवन का काम करेंगे। हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं डॉक्टर बलजीत सारन, माइक्रोबायोलॉजी के। उन्होंने रिसर्च की में बनता है, तो हर 20 मिनट में, ध्यान करो खेडूत भाई और बहनों, माताओं ध्यान करो, इस ड्रम में ये घोल जब बनाते हैं तो प्रति 20 मिनट में सूक्ष्म जीवाणु डबल होते। इसमें 30 लाख करोड़ हैं, तो अगले 20 मिनट में वो 60 लाख करोड़ हो जाएंगे। 20 मिनट में वो 120 लाख करोड़ हो जाएंगे, और ऐसे 72 घंटे तक 72 आवर वो बढ़ते ही जाते हैं। अब इन सूक्ष्म जीवाणुओं की कोई गिनती कर ही नहीं सकता। अब इन सूक्ष्म जीवाणुओं को 72 घंटे के बाद ये मरने शुरू हो जाएंगे कम, इसलिए 72 घंटे से पहले स्प्रिंकल से, ड्रिप से खेत में पानी से भेज दो। अब इससे होगा क्या, ये ध्यान करो। ये जो धरती माँ है ना, इसमें भी सैकड़ों हजारों तरह के सूक्ष्म जीवाणु हैं। ये गौ माता के पेट से जीवामृत में बनाए सूक्ष्म जीवाणु जब खेत में जाएंगे, तो भाई और बहनों, ये आपस में मेलवन का काम करते हैं। मेलवन तो समझती ना माताएं, ये तो गुजराती का मैंने भी सीखा मेलवन। 1 क्विंटल दूध में 100 ग्राम दही डाल दो तो पूरा दूध दही बन जाएगा कि नहीं? और वो दही कब बनता? उसमें बैक्टीरिया पैदा होता करोड़ों अरबों की संख्या में। ये जो बैक्टीरिया, ये जो सूक्ष्म जीवाणु आंख से नहीं दिखते ये, लेकिन इनमें हजारों तरह के सूक्ष्म जीवाणु हैं। ये जो यूरिया डीएपी वाले हैं कृषि वैज्ञानिक, अब इसको ध्यान से सुनना आपने, वो आपसे ये पूछेंगे और हमसे भी पूछते हैं कि भाई आपके इस जीवामृत में नाइट्रोजन कहाँ से आएगा, फास्फोरस कहाँ से आएगा, जिंक की पूर्ति कैसे होगी, पोटास की पूर्ति कैसे होगी, आयरन की पूर्ति कैसे होगी, कॉपर की पूर्ति कैसे होगी, ये पूछते हैं। अब आप क्या करते हो, बाजार में जाते हो, पोटास की थैली खरीदी खेत में डाल दी, जिंक की थैली खरीदी खेत में डाल दी, जो खेत में कमाया जेब में लिया, बाजार में दे आए, बदले में ये लेके आते हो। सारा पैसा आपका दवाई और एक खाद में खर्च हो जाता है। ये होता है कि नहीं? अब सुनो ध्यान से, प्राकृतिक खेती में इन तत्वों की पूर्ति कैसे होगी, इसका मजा आएगा आपको सुनने में। ये जो सूक्ष्म जीवाणु है ना गौ माता के पेट के, जो थोड़े से जीवाणु को हमने खरबों में बना दिया, इन सूक्ष्म जीवाणुओं में ऐसे सूक्ष्म जीवाणु हैं
इस आकाश हवा में 78.5% नाइट्रोजन 24 घंटे रहता है और ये सूक्ष्म जीवाणु आकाश से इस नाइट्रोजन को खींचते हैं और अपने इस भगवान के बनाए यूरिया को आपके पौधों को देते हैं। समझ में आ गई बात? नहीं आई समझ में? अगली सुनो। ये जो धरती है ना आपकी खेत की धरती, इसमें फास्फोरस भी है, जिंक भी है, पोटास भी है, सब कुछ है, मैग्नीशियम सब है, लेकिन वो सारे तत्व सुप्त अवस्था में हैं। अपने आप ये तत्व पौधे का भोजन नहीं बनते, लेकिन ये गौ माता के पेट से जो सूक्ष्म जीवाणु गए हैं, ये धरती में पड़े आयरन को, कॉपर को, मैग्नीशियम को, पोटास को खाते हैं और उनका भोजन बना के पका के पौधे की जड़ को देते हैं। समझ में आई? जितने ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु होंगे वो आपके पौधों के सब प्रकार के भोजन को बना करके पौधों को देने का काम करेंगे। कैसे करेंगे इसका मोटा उदाहरण मैं देता हूं। इधर मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, आप बोलना मेरी माता हो। आपके घर में रसोड़ा है कि नहीं है? रसोड़ा या बिना रसोड़े का इनका काम चलाते हो? रसोड़ा है। अच्छा, अगली बात ध्यान से। आपके रसोड़ा में चावल भी रखे हैं, दाल भी रखी है, आटा भी रखा है, साग भाजी भी रखी है, प्रधानमंत्री मोदी की दी हुई गैस भी रखी है, सारी चीजें रखी हैं। लेकिन आप रसोड़ा में ना जाओ और इन सारी चीजों को इकट्ठी करके भोजन ना बनाओ तो खाना बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा ना। ध्यान करो, सारी चीज है रसोड़ा में भोजन बनाने की, सब वस्तुएं, लेकिन आप रसोड़ा में नहीं जाती तो भोजन बन के अपने आप बाहर नहीं आता। भोजन कब बनता है? जब आप रसोड़ा में जाएंगी, आटा को हाथ से गूंथेंगी, दाल को पानी में भिगोकर आप तपेले में डालकर पकाएंगी, आप छौंका लगाएंगी, गैस जलाएंगी, तभी बनता है क्या नहीं? ठीक ऐसे ही आपकी धरती माता में पौधे को देने वाले सारे भोजन ऐसे ही रखे हैं जैसे रसोड़ा में सामान रखा है, लेकिन भोजन जब बनेगा जैसे माताओं के जाने से भोजन बनता है, इन माताओं वाला काम धरती में सूक्ष्म जीवाणु और हड़सिया करता है। अब तो आगे होगी समझ में। कमजोर विद्यार्थियों हाथ खड़ा करके बताओ समझ में आई कि नहीं? ये तो भाई समझदार है, मैं तो कमजोर विद्यार्थी माने बैठा था। वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, बहुत प्रतिभाशाली छात्र हैं। तो समझ में आ गई ना? अब ध्यान करो, ये जो हड़सिया था ना मेरे खेत में, ऐसा हड़सिया आपने जिंदगी में देखा कभी? ये सांप की तरह लंबा और इतना स्वस्थ, मोटा, ताजा। ये कितना स्वस्थ है, हमने इस पे भी शोध किया, एक्सपेरिमेंट किया। ये जो हड़सिया है ना, आपके खेत की मिट्टी को खा के पेट से जब निकालता ना विष्ठा के रूप में, तो आपके खेत की धरती से कितना, बोल लो तो भाई, 6 गुना ज्यादा और 13 गुना ज्यादा पोटास इसके पेट से निकली मिट्टी में एक काम करता है। 24 घंटे मनरेगा वाले तो पैसे मांगते हैं, ये तो फ्री में करता है। ये सूक्ष्म जीवाणु फ्री में काम करता है। ये रात और दिन आपके बिना पैसे के मजदूर भगवान ने भेजे हैं, ये कर्मचारी हैं आपके। ये जितना बढ़ेगा हड़सिया, जितने सूक्ष्म जीवाणु बढ़ेंगे,
ये अपने आप, तो धरती के 40 प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति करके बलिदान देता आपके लिए, 40 प्रकार के। यानी कि इसके शरीर में प्रोटीन है, वो पूरा बलिदान आपकी खेती, जो मरते हैं वो आपकी खेती के ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाकर धरती की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। क्या बढ़ाता है, समझ में आई बात? ये अपने एक जीवन में 50,000 बच्चे देता एक हलसिया, समझ में आई बात? इतना बड़ा परिवार बढ़ाता ये। उसको पता है कि भूमि माता को मेरी जरूरत है, भगवान ने इसको इतनी ताकत दी है, तो ये है जान। अब आपसे मैं पूछता हूं, एक हलसिया को खेत से पकड़ के लाओ और यहीं मेज पे रखो महात्मा जी के सामने, हलसिया को पकड़ के लाओ और इस मेज पे रखो, और उस पे आप वाला यूरिया डालो जो आप खेत में डालते हो। बताओ हलसिया जिएगा या मरेगा बहनों? जिएगा, मरेगा। और उसी हलसिया पे आप गाय का गोबर डालो तो मरेगा या बचेगा? वो बचेगा भी, परिवार भी बढ़ाएगा। ठीक समझ में आएगी कि नहीं बात? तो आप इन मित्रों को मारने का काम करते हैं, बचाने का? हाथ खड़ा करके बताओ रासायनिक वालों, इनको मारने का काम करते हैं, बचाने का? अरे मैं पूछता हूं, हलसिया तो आंख से दिखाई देता इतना बड़ा है, जब यूरिया उसको मार देता है, आपके जंतुनाशक सांप को भी मार देते हैं, दुनिया में अनेक पशु पक्षियों की प्रजातियां लुप्त कर दी हमने, तो वो सूक्ष्म जीवाणु जो आंख से नहीं दिखता वो कैसे बचेगा? ध्यान करो मेरी बात की ओर। जितना सूक्ष्म जीवाणु बढ़ेंगे जो गौ माता के पेट से आते हैं, जितना हलसिया मित्र जीव बढ़ेगा, उतना ही धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी। जितनी उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी उतना ही पैदावार अपने आप बढ़ेगी। ये है प्राकृतिक खेती। अब अगली बात, आप तो रासायनिक डालकर इन मित्र जीव जो आपकी भलाई करना चाहते हैं उनको मारने का काम करते हो। जब आपने हलसियों को मार दिया, सूक्ष्म जीवाणु मार दिए, मित्र जीव मार दिए, तो धरती बंजर बनेगी या उपजाऊ बनेगी? बोलो। और बंजर बनेगी नहीं, बन चुकी है। आपकी जानकारी बता रहा हूं, जब ये हरित क्रांति 60 के दशक में शुरू हुई, उस समय डॉक्टर स्वामीनाथन, अभी जो 10 दिन पहले जिनका देहांत हुआ, पूरे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2 से, भारत की सारी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन नापा गया है, सारे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.345 से नीचे आ गया। और कृषि वैज्ञानिक की भाषा में जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन हो चुकी है, इस समय सारे देश की धरती बंजर हो चुकी है। और इसका प्रमाण ये है, 60 के दशक में जब हरित क्रांति शुरू हुई, 1 हेक्टेयर में 30 किलो यूरिया की जरूरत पड़ती थी। 1 हेक्टेयर में 30 किलो की जरूरत पड़ती थी। और आज कितनी पड़ती बताओ ना? कितने थैले डालते हो 1 एकड़ में भाइयों? वो पीछे अब दोबारा उठाओ हाथ। 6, 7, 8 थैले डालते हो कि नहीं? बोलो कमजोर विद्यार्थियों, डालते हो कि नहीं? 30 किलो जहां पड़ता था वहां 8 बैग पे हम आ गए। क्यों आए? क्योंकि धरती बंजर हो गई। अब उसमें पैदावार लेने के लिए जबरदस्ती उसको जहर पिला पिला कर पैदावार लेने वाले हैं। और यूएनओ में
वहाँ के साइंटिस्ट ने घोषणा की है, यदि ये खेती यूं ही करते रहे ना तो कुछ समय के बाद और ये महापाप के भागी हम बनेंगे। हम, हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें उपजाऊ भूमि दी थी, साफ पानी दिया था, साफ पर्यावरण दिया था, शुद्ध अन्न दिया था, और हमने क्या किया, इस धरती माता को जहरीला बना दिया। उस बिटिया के नाटक को देखा था कि नहीं कभी आपने, धरती करे पुकार। आपने धरती को थका दिया है, अब ये जवाब दे देगी। आने वाली पीढ़ियां भूखी मरेंगी, पीने का पानी नहीं मिलेगा, खेती तो दूर की रही। आप ध्यान करो, इस समय ग्लोबल वार्मिंग ने दस्तक दे दी है, और उसका परिणाम यूरोप के देश जहां ठंड होती थी वहां 40-40 डिग्री टेम्परेचर हो गया। लोग मर रहे हैं, समुद्र के किनारे पड़े हैं, आए दिन पहाड़ खिसक रहे हैं। अभी सिक्किम में देखा आपने 5 दिन पहले, ग्लेशियर पिघल रहे हैं पहाड़ बर्फ के, और वो सारे ग्लेशियर पिघल करके क्या परिणाम होगा, सारी नदियां सूख जाएंगी, कहीं पानी नहीं बचेगा, और ग्लेशियर का पानी समुद्र में जाकर उसका वाटर लेवल ऊपर आएगा। समुद्र किनारे जितने देश नगर बसे हैं वो सब समुद्र में गर्त हो जाएंगे। ये परिणाम होगा। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो लाखों टन अनाज का उत्पादन कम हो जाता है। इतनी बर्बादी में आग अब तक नहीं बुझी है, और ये बढ़ती जाएगी। क्यों? तो मेरे खेडूत भाइयों, सब बनाकर, और गांव में 2.5 एकड़ उस पे जमीन, 1 हेक्टेयर, उसमें वो 10 तरह की फसल करते हैं, और वो अपना संतुष्ट हैं कि मेरा उत्पादन बढ़ रहा, कि मेरे देश का किसान खुशहाल हो, समृद्ध हो। जब भी वो आते हैं तो मेरे को हर बार प्रेरणा देते हैं कि इस प्राकृतिक खेती को पूरे देश में बढ़ाना है, और इस देश के किसान को समृद्ध करना है। इस मिशन पर हम लगे, मिशन में दान दिया है, और हमारे ऐसे प्राकृतिक खेती के हजारों इनकी टीम के युवा खेडूत भाई साहब हैं, और ईमानदारी से सारे नियम पालन करके करोगे तो पहले ही साल इतनी पैदावार होगी जितनी साल बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि धरती की गुणवत्ता सूक्ष्म जीवाणु, हड़सिया, मित्र जीव बढ़ाएंगे। तो आपको क्या लेना है? बाजार से कुछ नहीं जाना। आज सजीव खेती के नाम पर, जैविक खेती के नाम पर लोगों ने प्रोडक्ट बना लिए। पहले यूरिया डीएपी वाले लूटते थे, अब ये लूटने के लिए खड़े हो गए। आपने बाजार से लेना ही कुछ नहीं है, बस आपके घर में एक देसी गाय होनी चाहिए, बस देसी गाय, और गाय के सिवाय जरूरत नहीं। देसी गाय घर में पालो, उसका दूध बच्चे पिएंगे, उनकी बुद्धि बढ़िया होगी, शरीर बलवान बनेगा। भैंस का दूध पिएंगे तो भैंस जैसी मोटी बुद्धि बनेगी, इसलिए उससे बचो। आप तो खेडूत जानते हो कि नहीं, मेरे पास 350 गायें हैं, और जब मैं अनुभव करता हूँ, दूध निकालने का जब समय होता है तो गाय को लाइन में बांध दो और उसके बच्चे को छोड़ दो, वो सीधा अपनी माँ को अटैक करेगा, वहीं जाएगा, सीधा जाएगा कि नहीं जाएगा। और इस जो लात नहीं मारेगी ना, पैर नहीं चलाएगी, तब समझ में आएगी यही तेरे वाली माँ है। उससे पहले उसकी कोई समझ नहीं, पिटता फिरता है। तो इसका दूध पीने वाले भी यूं ही पिटते फिरेंगे, उसमें बुद्धि नहीं होती। गाय के दूध में बुद्धि है, गाय में बहुत बड़ी क्षमता। 50 डिग्री टेम्परेचर में भी गिर गाय दोपहर के 2 बजे जून के महीने में धूप में बैठ करके जुगाली करती है। भैंस को बिठा के देखो ना, वहां पे इस डिग्री को नहीं स्वीकार कर पाएगी।
मैं हिमाचल में था, वहाँ राजभवन में सर्दी में 2-2 फीट बर्फ गिरती थी और मैंने वहाँ देसी अपनी गाय पाली हुई थी। उस बर्फ को हटाकर मैं एक्सपेरिमेंट करता था कि देसी गाय गर्मी सर्दी कितना सहन कर सकती है। मेरी वो देसी गाय 2-2 फीट बर्फ के बीच में भी कभी बीमार नहीं हुई, स्वस्थ रही, गर्मी में भी स्वस्थ, सर्दी में भी स्वस्थ। तो गौ माता को भगवान ने वरदान के रूप में हमें दिया है। उसका मूत्र जो है वो खनिजों का भंडार है। खेत में किसी भी प्रकार की बीमारी हो, किसी भी प्रकार की फसल की सब बीमारियों की रोकथाम में गोमूत्र अमृत की तरह काम करता है। मेरे यहाँ खेतों में कोई जंतुनाशक दवाई नहीं है, वहाँ फल के पेड़ भी हैं और साग भाजी भी है। मैं सूठास्त्र, अग्नि अस्त्र, ब्रह्मास्त्र यही 10 परनीसी से बनाते हैं और कोई बीमारी नहीं, कोई लागत नहीं, खर्चा जब होगा नहीं, धरती उपजाऊ बनेगी। आने वाली पीढ़ियां आपको प्रणाम करेंगी, मेरे बड़े बड़े ले कितने महान थे कि उन्होंने हमारे लिए किया। और नहीं तो वो कहेंगे हमारे बड़े ले अपने आप मजे ले गए, हमें भूखा मरने के लिए छोड़ गए। सब गालियां देंगे हमें, सब कोसेंगे हमें। इस पाप के भाग से बचना है कि नहीं? और सुनो, अब नई रिसर्च आई है। पिछले 2 साल में इस भारत में 3 गुना कैंसर के रोगी बढ़ गए। घर घर में ब्रेन हेमरेज हो रही है, हार्ट अटैक हो रहे हैं। आप गुजरात में रोजाना पढ़ते हो कि नहीं? कोई दिन होगा अमुक लड़का शादी में नाच रहा था, गिर गया और मर गया। जिम में जा रहा था, गिर गया और मर गया। स्कूल की 10वीं 12वीं की बेटियां सीढ़ियों पर स्कूल में चढ़ रही, गिर गई और मर गई। अभी जूनागढ़ में 2 लोग दवाई का छिड़काव करते वही मर गए। अखबार में पढ़ी कि नहीं? अब की बार जो नवरात्र में दांडिया होगा, हमारी सरकार सब जगह डॉक्टरों की टीम और एम्बुलेंस का प्रबंध करने लग रही है। उनको पता कि यहाँ के जवान अब गिरेंगे और अस्पताल में ले जाने पड़ेंगे। हम कर रहे हैं। इतना जहर, इतना यूरिया, इतना डीएपी जब हम साग भाजी फलों में देंगे, स्लो पॉइजन लोगों में जाएगा। वो मर रहे हैं, परिवार उजड़ रहे हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं। इस पाप से बचना चाहिए कि नहीं? आया ना? अच्छा, अब मैं बात खत्म करूं। मुझे गुरु दक्षिणा दोगे कि नहीं? मैं गुरुजी भी हूं, क्योंकि सारी जिंदगी बच्चे पढ़ाए। आज भी आपकी क्लास लगी है कि नहीं? बोर तो नहीं हुए? दुखी तो नहीं हुए? तो फिर गुरुजी को कोई दक्षिणा देने का धर्म बनता है कि नहीं? दोगे? तो मेरी गुरु दक्षिणा एक ही है कि मैंने एक पुस्तक लिखी प्राकृतिक खेती पे। आप गुजराती में है वो? अच्छा, ये तो आप पे है ना? ये आ गई है। इसको आप घर घर में ले जाओ। और ये मैं फ्री सेवा करता हूं, पैसे नहीं लेता इस पुस्तक के, सबके लिए फ्री है। आप इसको घर में अलमारी में मत रखना, इसको उस टेबल पर रखो। कोई दिक्कत आती वैसा करो, समझ में नहीं आते आपके मास्टर ट्रेनर उनसे बात करो, आत्मा के लोगों से करो और एक संकल्प लेकर के जाओ। त्रिवेणी कल्याण फाउंडेशन ने जो इतना बड़ा समागम आपका किया, घर घर से बुलाया, मेरे को बुलाया, सबको बुलाया, तो इसका लाभ होना चाहिए कि नहीं? तो मेरा एक ही निवेदन, मेरी गुरु दक्षिणा एक ही है, हाथ खड़ा करके मेरे को विश्वास दिलाओ कि आज से हम प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ेंगे। वाह वाह वाह, बहुत बहुत आपके लिए बहुत बहुत बधाई। और हमारा आना सफल। ईमानदारी से करो, आप पूरे नियम के साथ करो। ये नहीं चलेगा जीवामृत डाल दिया बाकी कुछ नहीं, घन जीवामृत डाल दिया बाकी कुछ नहीं। नो, इसके सूत्र हैं 5। जब भी बीज बोएंगे तो एक बीजामृत बनाने की इसमें विधि बिल्कुल घर में सरल।
बीज को उसमें संस्कारित करो, भिगो कर सुखा करके बीजो, 100% जर्मिनेशन होगा, बीमारी नहीं आएगी। उसका फायदा। घन जीवामृत पहले कितना डालना साल, दूसरे साल कितना, तीसरे, वो इसमें लिखा है। जीवामृत हर पानी के साथ जीवामृत दो और 15 दिन में जीवामृत का स्प्रे करो। देखना आप हर स्प्रे के साथ खेत ऐसे उठेगा जैसे यूरिया का बैग डालने पे उठता है। बहुत उत्पादन बढ़ेगा और लोगों को जीवन दोगे, तुम्हें पुण्य मिलेगा। अब आप कैंसर पैदा करते हो, पाप के भागी, तो आपके मैं इस आयोजन की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हमारे विधायक महोदय, हमारे अधिकारी महोदय, हमारे संत महात्मा और समाज के प्रतिष्ठित और मंचीय लोग, सबके लिए मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। माननीय राज्यपाल श्री का सादर धन्यवाद। माननीय राज्यपाल श्री के द्वारा प्राकृतिक क्षेत्र में किया गया विकास हमारे किसानों के लिए आदर्श है, प्रेरणा स्वरूप है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्राकृतिक कृषि परिसंवाद कार्यक्रम प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र में सफल विकास करने वाले किसानों का सम्मान करने का अवसर है। माननीय राज्यपाल श्री से नम्र अनुरोध कि यहाँ पे उपस्थित किसानों को